बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टूडेंट्स, आज हमने एवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करनी है। एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स के यूकैरियोट्स से जो हमारे पास आज जिस तरह के हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट्स किस तरह डेवलप हुए हैं प्रोकैरियोट्स से, इसके बारे में हमने आज डिस्कशन करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। हम कहते हैं कि लाइफ स्टार्ट फ्रॉम डीप ओशन। लाइफ फ्रॉम डीप ओशन, यहाँ से जो लाइफ है वो स्टार्ट हो रही है। हम ये बात कहते हैं कि जो लाइफ है स्टार्ट हुई है फ्रॉम वाटर। तो ये बात हमें यहाँ पे भी उसका एक एविडेंस मिल रहा है कि जो लाइफ है स्टार्ट फ्रॉम द डीप ओशंस। अब ये डीप ओशन से लाइफ जो है स्टार्ट हुई है, किस तरह से स्टार्ट हुई है हम ये बात देखेंगे। ये जो हमारे पास थ्योरी है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, इसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। एक हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स थ्योरी है और दूसरी हमारे पास थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बियोंट। तो इसमें हमने बेटा दो चीज़ों को डिस्कस करना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स और दूसरी हमारे पास कौन सी है? एंडोसिम्बियोंट थ्योरी। इन दो थ्योरीज के बारे में हमने डिस्कशन करनी है और ये दोनों थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की तरफ मॉडिफिकेशंस कैसे हुई हैं, कैसे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था, कैसे एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म उससे डेवलप हो गए। तो आज हम एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स को। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, अब ये जो थ्योरी है हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इसके बारे में हम ये बात करते हैं कि देखें हमने बात की है कि लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द ओशंस। ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई है ओशन से। फर्स्ट प्रोबायोट्स जो थे वो ओशंस में प्रेजेंट थे, जो प्रोटीन और कुछ दूसरे मालिक्यूल्स पे मुश्तमिल ऑर्गेनिजम्स थे। अब यहाँ पे जो हम ओशंस की बात कर रहे हैं वो कैसे ओशंस ने सपोर्ट किया, कैसे वहाँ से फिर ये जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये डेवलप हो गए। तो करते हैं बात। देखें ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रो एक चीज़ हमारे पास ये क्लियर करवाता है कि ये कोई वाटर होगा और थर्मल हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। इससे हमें कोई तो चीज़ समझ आ रही है कि ये कोई ऐसा चक्कर है जिसमें वाटर है और वाटर किसी न किसी चीज़ को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है और हर वो चीज़ जिसमें टेम्परेचर होता है हम कहते हैं कि उसमें एनर्जी भी पाई जाती है। अब ये बात देखें कि हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या है? वाटर और टेम्परेचर का रिलेशन है। ये जो डीप ओशंस थे हम इनकी बात करते हैं, डीप ओशंस की। अब ये जो डीप ओशंस हैं यहाँ पे 120 डिग्री के करीब भी कई जगह पे वाटर जो पाया जाता था और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो थे वो सरवाइव कर जाते हैं। अच्छा, ये तो बाद की बात है बैक्टीरिया की। अब यहाँ पे क्या है कि देखें डीप ओशंस हैं और इन डीप ओशंस में क्या है, इस वाटर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। ये गर्म वाटर हैं और इनका टेम्परेचर ज़्यादा है और हम ये बात हमें पता है कि जिस चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा हो उसमें एनर्जी प्रेजेंट होती है। और दूसरी बात ये कि ये टेम्परेचर जो था वाटर का वो कैसे ज़्यादा हो गया? तो इसमें बच्चे हमारे पास जो सनलाइट है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये अल्ट्रावायलेट रेज बच्चे डायरेक्टली आई और आके टकरा रही हैं वाटर की सरफेस के साथ। वाटर ने इसको एब्जॉर्ब किया है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया इसमें से। ये जितनी भी सनलाइट है, जो रेज हैं ये आ रही हैं और वाटर इसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किए जा रहा है। अब ये देखें कि अब एक ये भी बात है कि आजकल जो सूरज की अब जो है हमारे पास सनलाइट जो है वो इतनी शिद्दत के साथ उनका टेम्परेचर जो है वो नहीं है। तो अब हमारे पास ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन उस वक्त ओजोन लेयर फॉर्मेशन नहीं थी। होता क्या था कि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली आके टकराती थी अर्थ के साथ और इस वाटर के साथ,
अब यहाँ पे हुआ क्या कि इनको मिला, टेम्परेचर मिल गया, और इस टेम्परेचर ने फिर किया क्या कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो हैं, इन्होंने इस टेम्परेचर को यूज करते हुए क्या किया, अपने लिए एज ए एनर्जी को यूज किया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे, कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है उसको, जिसमें क्या है कि टेम्परेचर जो है वाटर का, वो टेम्परेचर ज्यादा है और ज्यादा टेम्परेचर को ये ऑब्जर्व करते हुए जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हो रही हैं। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं कि फिर इससे हम यूकेरियोटिक की तरफ कैसे चले गए। अभी तो हम प्रोकैरियोट्स ही हैं। फिर देखें बच्चे, हम ये बात करते हैं कि उस टाइम एक तो एनर्जी की जरूरत थी इन बैक्टीरिया को, और उस वक्त जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको एनर्जी की जरूरत थी। एक एनर्जी जो उन्होंने वाटर से हासिल की, ठीक है, टेम्परेचर की सूरत में, लेकिन ये यूजफुल तो थी, लेकिन कंप्लीट इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं थी हो रही। अब फिर मसला हो गया, एनर्जी कम पड़ गई। अब हुआ क्या कि एनर्जी जब कम पड़ गई तो ये जो बैक्टीरिया थे इनके पास एक फोटोसिंथेसिस का ऑप्शन मौजूद था। एक तो ये बच्चे डीप ओशंस हैं, इन्होंने क्या किया, हम कहते हैं एक एनर्जी प्रोवाइड की, और दूसरी एनर्जी जो है अब इन्होंने कहां से शुरू कर दी है, हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस से। अभी फोटोसिंथेसिस का आपको पता ही है कि इसमें क्या किया जाता है कि जो है मुख्तलिफ किस्म के वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो काम है वो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो हम इसमें ये कह रहे हैं कि देखें अब फोटोसिंथेसिस क्यों स्टार्ट हुई। ठीक है, एक तो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं था कर पा रहा वाटर, एक इस वजह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। एक और उस वक्त जो थी वो बड़ी शिद्दत से एक चीज की जरूरत थी, क्योंकि देखें यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने आना है, उनके आने के लिए पहले से कुछ सेटअप कुदरत ने बनाया है, नेचर ने एक सेटअप जो है वो बनाया है। उसमें हुआ क्या कि जब इन्होंने क्या किया, रेस्पायर किया, जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस की तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुई, इनको एनर्जी भी मिली और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुई, और ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती गई है, वेरी मच अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। अब ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती जा रही है, ये एक नेचर का, देखें कैसे नेचर ने इसको सेट किया है कि जब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती जा रही है, अब ऑक्सीजन की जो यूजेज था वो इनके लिए, तो इनकी जो जितनी एनर्जी यूजेज था उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब ये ऑक्सीजन अकामुलेट होना शुरू हो गई है, जमा होना शुरू हो गई। अब देखें, क्योंकि हम जो हैं या जितने भी हमारे पास यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को या सनलाइट को या एक्स रेज जितनी भी हैं उनको डायरेक्टली हम फेस नहीं कर सकते। इससे तो जो जमीन पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ पॉसिबल थी, रेडिएशन थी, और उनमें म्यूटेशंस वगैरह और कैंसर के और स्किन की जो डिजीजेस थी वो होने के बहुत चांसेस थे। तो फिर कुदरत ने क्या किया कि ये जो बैक्टीरिया हैं इनसे क्या हुआ, इन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। अब ये ऑक्सीजन अकामुलेट होना शुरू हो गई है, इकट्ठी होना शुरू हो गई है, जिससे ओजोन लेयर फॉर्मेशन हुई है। इसमें हम ये भी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, ये जो बैक्टीरिया थे यहाँ पे, इन बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की और ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई। फिर हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो गई। इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, इट्स ए ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्यों जरूरी थी, क्योंकि देखें यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ने आना है और लाइफ जो है वो वाटर से जो है वो मॉडिफाई हो के लैंड पे आना चाह रही है, टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो स्टार्ट होना चाह रही है। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या था कि उसके लिए पहले से जो लाहे अमल है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएं। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, पहली कि जो जमीन पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ देयर लाइफ। उनकी लाइफ का ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ऑक्सीजन जरूरी थी, साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी। दूसरा काम ये था कि जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, जमीन पे पाई जाने वाली जो लाइफ है या जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डायरेक्टली सनलाइट को फेस नहीं कर सकते।
अब क्या हुआ, ओजोन लेयर फॉर्मेशन बन गई, ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो गई। अब ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो गई, इसमें क्या है कि अब जितनी भी जो सन से आने वाली लाइट है वो इसमें क्या होती है कि इससे गुजर के ये जो ओजोन लेयर हमारी बन गई है, ये फर्ज करें हमारी ओजोन लेयर बनी हुई है। अब ये हमारे पास क्या है, सनलाइट यहां से आ रही है, ये सनलाइट यहां से आ गई। अब ये जो सनलाइट है सारी की सारी डायरेक्टली जो है यहाँ पे हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, और ये ओजोन लेयर है। ठीक हो गया। अब ये जो है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज हैं, गामा रेज हैं और बहुत सारी रेज हैं, ये यहाँ पे आती हैं और इससे टकरा के वापस चली जाती हैं। सिर्फ जो यूजफुल हमारे पास रेज हैं वो जमीन तक आती हैं, इसलिए ताकि जो जमीन पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं या जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कोई इस तरह का नुकसान जो है, उनमें कोई डैमेजिंग जो है वो ना हो सके। तो ये देखें कि पहले हमारे पास लाइफ, हमने कहा कि डीप ओशंस उन्होंने एनर्जी प्रोवाइड की और इनका जो साइनोबैक्टीरिया या जो दूसरे बैक्टीरिया थे इनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया। जब इनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ तो इन्हें एनर्जी की कमी पड़ गई, इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी। अब फोटोसिंथेसिस इन्होंने इतनी ज्यादा कर दी कि इनके लिए वो बहुतात थी। फिर नेचर ने देखें कैसा कानून सेट किया, इन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल थे उनको ऑक्सीजन रिक्वायर थी, ऑक्सीजन पहले ही प्रोड्यूस करवा दी गई इन बैक्टीरिया के थ्रू, और इन्होंने हजारों साल, ऐसे ही नहीं ओजोन लेयर और ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में आ गई, इन्होंने हजारों लाखों साल जो है इस बैक्टीरिया ने क्या किया है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया है। फिर ये ऑक्सीजन अकामुलेट होना शुरू हुई है, जो ओशंस हैं उनकी सरफेस पे ये अकामुलेशन स्टार्ट हो गई, जिससे ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो गई। और लाइफ जो है वो जमीन पे गुजारने के लिए इन यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को दो चीजें बड़ी रिक्वायर थी। एक क्या कि इनके लिए ऑक्सीजन जरूरी है जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस कर दी गई, दूसरा जमीन पे रहना है, डायरेक्ट ये सनलाइट को फेस नहीं कर सकते, तो ओजोन लेयर जो है वो बना दी गई। वो भी किसके जरिए, इनकी जो पैदा की गई ऑक्सीजन थी उसके जरिए ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो गई। अब जितनी भी सनलाइट है उस जो ओजोन लेयर है इससे छलनी होके, ठीक है, इससे प्यूरिफाई होके नीचे आ रही है और वो यूजफुल जो है मोस्टली रेज जो है वो आ रही है हम तक। तो ये हमारा हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में था कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स असल में क्या है और इसका एवोल्यूशन में क्या रोल है। नेक्स्ट हम अपना जो दूसरा है एंडोसिम्बियोंट थ्योरी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।